Hi everyone, I welcome you all again on a new day with our daily The Hindu newspaper based MCQs. So let's just start without wasting our time. First question for today is about Article 326 of the Indian Constitution. So अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो सिंपल सी बात अगर आपको पता होगी दैट इज़ 324 ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 326 of the Indian Constitution talks simply about यूनिवर्सल अडल्ट सफराज। और ये आपको पता होगा ये क्या होता है। सिंपली देखो, इंडिया में यूनिवर्सल अडल्ट सफराज है ना, या फ्रेंचाइज, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिंपल सा ये होता है कि इंडिया में हर एक वो इंसान जो 18 साल से बड़ी उम्र का है, 18 साल से, है ना, एंड इंडियन सिटीज़न है, उस पर कोई लॉ के बेसिस पे कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो वोट ना कर पाए या डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है ना, तो वो वोट कर सकता है। मतलब इसको बोलते हैं सिंपली कि वोट करने का अधिकार है। 18 साल जैसे ही हो जाते हैं, अगर आप इंडियन सिटीज़न हैं और आप लीगली अलाउड हैं तो फिर आप वोट कर सकते हैं। डिस्क्वालीफाइड नहीं है जैसे क्रिमिनल एंड ऑल, तो आप वोट कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो इसीलिए अडल्ट सफराज क्या बात करता है कि यूनिवर्सल अडल्ट सफराज, जैसे ही आप अडल्ट हैं और यूनिवर्सल मतलब सबके लिए, अनटिल और अनलेस किसी पे लॉ का एक्सेप्शनल डिस्क्वालिफिकेशन ना हो, तो यहाँ पे इंडिया में क्या है, ही और शी कैन रजिस्टर एज अ वोटर, है ना। एंड यहाँ पे एक और ख़ास बात आती है दैट इससे हम बता सकते हैं कि राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 326। तो यहाँ पे ना फिर एक डिबेटेबल जैसे टॉपिक चलता है दैट इज़ राइट टू वोट। तो राइट टू वोट मतलब कि वोट देने का अधिकार जो होता है इलेक्शंस में, वो संवैधानिक अधिकार है या लीगल राइट है, क्या है? तो इसमें ना काफ़ी सारी डिबेट रहती है। देखो, अभी रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू वोट ये एक लीगल राइट है। क्या है ये? लीगल राइट है, मतलब कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, लीगल राइट है, किसी लॉ से है ना। और लॉ कौन से होंगे? आपके आरपीए वाले। लेकिन राइट ऑफ लाइक मतलब कि आप किसको वोट करना चाहते हैं, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। एक होता है कि आप वोट कर मतलब वोट कर सकते हैं या नहीं, तो वो अलग चीज़ है। एक होता है कि आप वोट किसको करना चाहते हैं, तो दोनों चीज़ें अलग अलग है। ध्यान से समझिए। देखो, एक होता है वोट कर मतलब आप वोट कर सकते हैं या नहीं, वहाँ पे ये नहीं पूछा जाता कि आप किसको वोट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप वोट कर सकते हैं या नहीं, वो आता है आपका राइट टू वोट। एक होता है कि आप वोट तो कर सकते हैं लेकिन किसे करना चाहते हैं, तो वो आपका क्या होता है? संवैधानिक अधिकार होता है कि आपकी चॉइस होती है, आप किसी को भी कर सकते हैं। बिकॉज वोट करना भी एक तरह से अपना एक्सप्रेशन देना होता है ना, अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना। और आपको पता है एक्सप्रेशन फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19(1), है ना, ये आपको पता होगा। तो ये सारी चीज़ें मतलब जो भी उसमें फ्रीडम्स आती हैं उसमें आर्टिकल 19(1)(a) ये सब आपको पता होगा। तो इसीलिए, लेकिन इतना ये डिबेटेबल टॉपिक है, तो इसमें ना मेरे हिसाब से अभी आपको इतना याद रखना पड़ेगा कि 326 के हिसाब से ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग्स में इसको लीगल राइट बोला है। तो बहुत कम चांसेस है कि ऐसा एम्बिगुअस सा क्वेश्चन आए, बट आए तो आपको पता है एक बार पहले आ चुका है, तो लीगल राइट इसको आंसर की में बताया गया था। तो आपने अपने हिसाब से, उस हिसाब से आप देख सकते हैं अगर आपको ऑप्शन वहाँ पे मिलता है जो आप सॉर्ट आउट कर पाए, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर, तो अडल्ट सफराज, है ना, अभी अभी बताया मैंने कि मतलब 18 साल जैसी उम्र हो जाती है उसके बाद आप वोट कर सकते हैं, अनटिल और अनलेस कानून आपको क्या वोट करने से रोक ना दे। कानून कैसे रोक सकता है? हो सकता है आप क्रिमिनल हो सकता है आपको मेंटली डिसेबल बताया जाए कि आप वोट करने की कैपेसिटी नहीं है आप में, है ना, मेंटली चैलेंज हो, ऐसा कुछ, है ना। तो सेकंड क्वेश्चन इज अंडर आर्टिकल 326 अ पर्सन इज एंटाइटल्ड टू बी रजिस्टर्ड एज अ वोटर इफ ही शी इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही। हैज़ अटेन्ड 18 ईयर्स ऑफ एज, बिल्कुल सही। इज़ नॉट डिस्क्वालिफाइड बाई लॉ, बिल्कुल सही। तीनों ही ऑप्शन सही है ना, तो डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट इज राइट टू वोट एंड राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस इन इंडिया आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, तो हमारे हिसाब से ये होगा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बिकॉज अंडर आर्टिकल 326, और इसको रेगुलेट करा जाता है बाई स्टैट्यूट्स दैट इज़ आरपीए, है ना, ये आपको पता होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एक सिंपल सा टॉपिक दैट इज़ राइट टू प्रिवेसी। प्रिवेसी मतलब क्या होता है? प्रिवेसी मतलब कि आपकी खुद का जो अपने रिलेटेड जो भी आपकी प्रिवेसी, पर्सनल जो भी आपकी चीज़ें होती हैं उनको प्राइवेट रखना, ठीक है, उसको प्रिवेसी बोलते हैं। आपका जो भी अपने पर्सनल चीज़ें होती हैं, तो प्रिवेसी की जब हम बात करते हैं तो प्रिवेसी आपकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। आपकी लाइफ से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उनको आप चाहते हैं कि वो पब्लिकली सबको ना पता हो। तो प्रिवेसी एक मतलब एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, किसी की लाइफ की डिग्निटी एंड ऑल सारी। तो इसीलिए इसको किस में रखा जाता है? अंडर
राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21, ये मैंने आपको काफ़ी बार बताया है। सेम जैसे आरटीआई किसमें होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, आर्टिकल 19(1)(a, और आपको पता होना चाहिए कैसे आरटीआई इज ऑल्सो इम्प्लाइड फंडामेंटल राइट। वैसे ही राइट टू प्राइवेसी किसके अंडर आता है, इसमें आता है आपका, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो राइट टू प्राइवेसी इन इंडिया इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, है ना। तो सिंपल सी बात। नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। इसमें अगर मैं बात करूँ तो ये होता क्या है, ये होता है सिटीजन्स का क्लेम अगेंस्ट द स्टेट। स्टेट मतलब जो अथॉरिटी उनको गवर्न करती है, जो अथॉरिटी जिनको उसने इलेक्ट करा होता है। अब स्टेट में कई सारे ऑर्गन होते हैं, जैसे आपका जुडिशरी हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेचर हो गया। तो उसके अगेंस्ट जो नागरिकों के अधिकार होते हैं वो स्टेट के अगेंस्ट होते हैं। मतलब कि आप बोलते हैं राइट टू इक्वालिटी, तो इक्वालिटी को इंश्योर करना स्टेट का काम होता है, पुलिस से लेके सब कुछ। जैसे अगर मान लो आप किसी के साथ भेदभाव करते हैं या कुछ, अगर किसी को आप एक्सप्लॉइट करते हैं इक्वालिटी के बेसिस पे, तो आपको अरेस्ट कौन करता है, पुलिस करती है, स्टेट करता है। ये आपको समझ आता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया आर बेस्ट अंडरस्टूड एज क्लेम्स ऑफ सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट। मॉरल ऑब्लिगेशंस तो आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं। देखो, ये आपको समझ आना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स आपका लीगली इन्फोर्सेबल होते हैं। अगर आपके फंडामेंटल राइट फुलफिल नहीं हो रहे हैं तो आप स्टेट के अगेंस्ट लीगली केस कर सकते हैं कोर्ट्स में, है ना। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट टॉपिक इज पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन, है ना। अगर मैं बात करूं तो इट इज़ इन पीएम ई ड्राइव भी, अगर मैं इसको बात करूं तो पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इन्हेंसमेंट। और ये अगर मैं आपका बात करूं तो ये आपका लॉन्च हुआ था, मतलब ये जो भी स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी, ये लॉन्च हुई थी 2024 में, है ना। 11,000 करोड़ के आसपास बजट था इसका। और ये स्कीम आपका 2024 से 2026 के टाइम पीरियड के लिए किसके अंडर थी, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़, है ना। और इसका काम क्या है, जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, ई ड्राइव मतलब कि इलेक्ट्रिक। तो इसका काम था टू प्रमोट क्लीन एंड सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसपोर्ट, है ना। तो यहाँ पे क्या क्या होगा फिर, आप क्या कर करेंगे, देखो, सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो अडॉप्शन है उसको इंक्रीज़ करेंगे। चाहे वो ई बसेस की बात करूँ, ट्रक्स की बात करूँ, ई एम्बुलेंसेस की बात करें, ठीक है। और अगर आपको अडॉप्शन बढ़ाना है तो आपको सबसे पहले ईवी को एक्वायर करने की जो कॉस्ट होती है यूज़र्स के लिए, वो आपको घटानी पड़ेगी, ठीक है। अपफ्रंट जो कॉस्ट आती है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ख़रीदने की, जो सबसे पहली कॉस्ट होगी इंस्टेंट, जो फर्स्ट टाइम, वो घटानी पड़ेगी। साथ ही साथ इस पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले इकोसिस्टम की ग्रोथ को आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए आपके पास। तो पूरे नेशन वाइड आपके पास क्या होने चाहिए, पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशंस होने चाहिए। और साथ ही साथ इससे क्या होगा, आपका फ़ायदा होगा, बिकॉज़ आप इससे क्या करेंगे, एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे। बिकॉज़ आप क्या, कन्वेंशनल जो ट्रांसपोर्ट एमिशंस होते हैं उनको आप स्टॉप कर देंगे, है ना, या उनका आपने अल्टरनेट निकाल दिया है। तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल या क्लीन ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करेंगे, है ना। और यहाँ पे क्या होगा, साथ ही साथ अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन की बात करें तो आप ये भी ट्राई करेंगे कि इसको इंपोर्ट करने से अच्छा है कि आप इसका डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करें। और ईवी से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट्स होती हैं उनको डोमेस्टिक लेवल पे आप अचीव करें, है ना। तो ये होगा। तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं तो आप कर सकते हैं। देखो, पीएम ई ड्राइव इज़ इम्प्लीमेंटेड। अच्छा, यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये है, वॉज लॉन्च्ड इन, तो 2024, है ना। ई ड्राइव नाम से ही पता चलता है, डायरेक्ट प्री में क्वेश्चन आया तो आपको नाम से पता चलना है। ई ड्राइव मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड समथिंग, है ना। और किसके अंडर होगा ये, तो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़, है ना। ट्रांसपोर्ट मत सोच लेना, ठीक है, हैवी इंडस्ट्रीज़। नेक्स्ट इज पीएम ई ड्राइव इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम विद एन आउटले ऑफ अराउंड 11,000 करोड़। तो एग्जैक्ट होगा, ये होगा 10,900 करोड़, है ना। तो नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएमई ड्राइव। तो देखो, जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम को सपोर्ट करने वाली चीज़ें वो सारे इसके ऑब्जेक्टिव हैं। तो उससे अगर कोई भी चीज़ आपका डेविएट हो रहा है तो वो आपका इसमें आंसर होगा, क्योंकि नॉट पूछा है ना। ऐसा नहीं पूछा कि कौन सा है, इसमें पूछा कौन सा नहीं है। तो एक्सपेंडिंग ईवी चार्जिंग, ये तो होगा, ऑब्वियस सी बात है। रिड्यूसिंग अपफ्रंट ईवी कॉस्ट, है ना, तो ये भी होगा कि मतलब फर्स्ट टाइम ईवी कॉस्ट एक्वायर, जो ईवी एक्वायर करने की कॉस्ट होती है उसको कम किया जाए। प्रोमोटिंग डोमेस्टिक ईवी, ये भी होगा, ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव होगा। फेजिंग आउट इंटरनल कंबशन इंजन्स बाय लॉ, ऐसा कुछ नहीं है, देखो ये, है ना। तो ये आपको समझ आना चाहिए, ठीक है।
लीगल बैंस जैसा कुछ नहीं है, मतलब ईवी को प्रमोट करना है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि स्पेसिफिक लॉ लेके जो कंबशन इंजन्स होते हैं कन्वेंशनल उनको एकदम से ख़त्म कर दें, पेट्रोल या डीजल वाले, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट, दैट इज़ डे ज़ीरो। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखो, डे ज़ीरो का मतलब होता है ऐसा पॉइंट जहाँ पे किसी रीजन में जो वाटर सप्लाई होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाए, किसी क्रिटिकल थ्रेशोल्ड से बहुत ज़्यादा कम हो जाए। इसमें क्या होता है कि इतना पानी कम हो जाता है कि अथॉरिटीज़ को क्या करना पड़ता है, जो रेगुलर टैप वाटर सप्लाई है उसको बंद करके इंस्टेड ऑफ, जैसे राशनिंग करनी पड़ती है, रैशनिंग करनी पड़ती है वाटर की। रैशनिंग क्या होता है, देखो आपने पीडीएस के अंदर अपने राशन की दुकान देखी होगी, है ना, जिसमें आप राशन खरीदते हैं, मतलब तो वहाँ पे क्या होता है, रैशनिंग। देखो, रैशनिंग जो टर्म है उसका लिटरल मीनिंग क्या होता है, मतलब अगर मैं बात करूँ वर्ड का, इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ का जो मैक्सिमम अमाउंट पर पर्सन जो एक्वायर्ड हो पाए, उस जो मतलब होल्डिंग को है वो लिमिट करना। मतलब कि आप एक तरह से कि एक इंसान इस चीज़ को कितना अपने पास रख सकता है या कितना अमाउंट किसी चीज़ का पर पर्सन के पास होना चाहिए, उसको आपने कम से कम कर देते हो, उस पर आप लिमिट लगा देते हो, उसको बोलते हैं रैशनिंग। ऐसा क्यों किया जाएगा, ताकि आप सबको बांट पाओ, है ना, तो उसको बोलते हैं रैशनिंग करना। तो पानी का भी ऐसे ही होगा कि आप क्या करोगे, फिक्स कर दोगे कि इतना पानी इसको, इतना पानी उसको, या इतने अमाउंट से ज़्यादा पानी आप मतलब एक इंसान नहीं ले सकता, तो ऐसा कुछ, है ना। और पब्लिक, मतलब पब्लिकली एक डिस्ट्रीब्यूशन आपका अगर पॉइंट होगा कि मतलब सभी लोगों को गांव में एक जगह पे पानी मिलेगा, पानी बटेगा, बंटने वाली चीज़ है, क्या ये समझ आता है, जैसे राशन बंटता है ना, तो ये आपको समझ आना चाहिए। तो इस डे ज़ीरो मतलब इतने बुरे हाल हो जाएंगे कि आपको पानी के लिए क्या राशनिंग करनी पड़ेगी। राशनिंग मतलब कि आपको पानी का जो अमाउंट होता है पर पर्सन, मतलब कि इतना ही पानी रख सकते हो, और इतना पानी, पानी खुद से भी नहीं आएगा सप्लाई, आपको पानी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे राशन की दुकान से राशन खरीदते हो वैसे पानी भी वैसे ही राशनिंग करनी पड़ेगी। क्या ये समझ आता है, इसको बोलते हैं डे ज़ीरो। अगर ऐसी स्थिति आ जाए कहीं पे, ये टर्म सबसे पहली बार फेमस हुआ था जब आपका 2018 में साउथ अफ्रीका के केप टाउन में एक वाटर क्राइसिस आया था, जहाँ पे वाटर रिजर्वायर के जो लेवल्स थे वो बहुत ज़्यादा लो हो गए थे, मतलब डेंजरसली लो हो गए थे। तो ये उसके बाद से यूनाइटेड नेशंस की एजेंसीज ने इस टर्म को यूज़ करा हुआ है टू डिस्क्राइब एनी काइंड ऑफ सिस्टमिक अर्बन वाटर कोलैप्स, है ना। ये मतलब ऐसा नहीं कि जो टेम्परेरी सूखा होता है ना, कि पानी इस बार बारिश कम हुई तो उस वजह से सूखा आ गया, नहीं, उन सब चीज़ों को नहीं देखता। ये देखता है जब बिल्कुल मतलब एक सिस्टमैटिक वे में, एक बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा मतलब डेंजरस लो लेवल तक वाटर जो जा चुका है किसी भी मतलब आपका अर्बन एरिया का, तो उसको आपका डे ज़ीरो से बताया जाता है। डे ज़ीरो मतलब ऐसा सोचो ना कि बिल्कुल शुरुआत का टाइम, जब मतलब पानी अवेलेबल ना हो सबके पास, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर कहीं पे डे ज़ीरो जैसी कंडीशन आती है तो क्या क्या होगा, सबसे पहले तो नॉर्मल जो वाटर सप्लाई आती है पाइप्स के थ्रू हाउस होल्ड में, टैप वाटर, उसको बंद कर दिया जाएगा। इंस्टेड आपको क्या करना पड़ेगा, राशनिंग करनी पड़ेगी। एक कॉमन सेंटर होगा गांव में या कहीं पे अर्बन सेंटर, वहाँ से आपको वो पानी लाना पड़ेगा, मतलब वहाँ पे वो पानी डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना। और उसमें भी लिमिट्स होंगी कि हर इंसान को कितना पानी मिले, तो इसको बोलते हैं राशनिंग करना, है ना। राशनिंग टर्म का मतलब आपको पता होना चाहिए ना। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से क्या होगा, फिर आपका जो वाटर है उसको आप वेस्ट भी नहीं कर सकते, उसको आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि आप किसी फालतू काम के लिए यूज़ नहीं करेंगे उसको, बस एसेंशियल काम के लिए यूज़ करेंगे, जैसे हॉस्पिटल्स हो गया, साफ़ सफाई हो गया, फायर फाइटिंग के लिए हो गया, है ना। और यहाँ पे क्या होगा, पब्लिक कलेक्शन पॉइंट्स होंगे जहाँ पे स्ट्रिक्ट लिमिट्स होंगी पर पर्सन, मतलब जो होल्डिंग होगा वाटर का उसका, है ना, कि एक इंसान कितना वाटर एक्वायर कर सकता है, उसकी स्ट्रिक्ट लिमिट्स होंगी। और पब्लिक कलेक्शन पॉइंट्स होंगे कि एक एक जगह से, जैसे दुकान होती है ना पीडीएस राशन की दुकान, वैसे ही पानी के राशन की भी दुकान होगी, है ना। ये आपको समझ आना चाहिए, मतलब दुकान इन द सेंस कि मतलब डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट होगा, है ना। और ये होता कैसे है, ये कोई टेम्परेरी सूखे की वजह से नहीं होता। अगर कहीं पे लगातार होता रहे, मान लो लॉन्ग टर्म में अगर आपने पानी का ओवर एक्सट्रैक्शन किया है, ग्राउंड वाटर जो बिल्कुल एकदम कम हो गया है, प्लानिंग अच्छे से ना की गई हो, वाटर अगर मैं बात करूं जैसे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की ऑल अलोंग, और साथ साथ क्लाइमेट बहुत ज़्यादा अगर वेरी करता है, एक्सट्रीम होता है, तो फिर क्या हो सकता है, यहाँ पे ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, डे ज़ीरो जैसी कंडीशन। ऐसा नहीं है कि मतलब एक साल में अगर मानसून ख़राब हो गया या एक साल में सूखा हो गया तो उससे हो जाएगा डे ज़ीरो, नहीं। डे ज़ीरो के लिए मतलब बहुत, ये एक लॉन्ग टर्म फिनोमिना है जहाँ पे ना काफ़ी टाइम से काफ़ी सारे फेलियर्स जो होते हैं, मतलब सप्लाई फेलियर्स जो है वो ऐड होते हैं, चाहे क्लाइमेट की वजह से हो, चाहे
आपका एक पुअर प्लानिंग की वजह से हो, चाहे आपका मिसयूज़ हो, वाटर का ओवर यूज़ हो मतलब आपका, और वाटर वेस्टेज, तो ये सारे फैक्टर्स एक साथ मिलके लॉन्ग टर्म में फिर क्या होता है, अफेक्ट करके एकदम से ऐसी कंडीशन बना देते हैं जहाँ पे वाटर लेवल जो होता है कहीं पे, वाटर रिजर्वॉयर्स वो एक्सट्रीमली लो हो जाते हैं। उस वजह से डे ज़ीरो जैसी कंडीशन, ये आपका यूनाइटेड नेशन टर्म यूज़ करता है। पूछा जा सकता है प्री में डे ज़ीरो इसमें से किस रिलेटेड है, तो फिर वहाँ पे पूछा जाएगा कि वाटर डिप्लीशन या ऐसा वाटर क्राइसिस, ये सब है ना। और कुछ एक दो ऑप्शन और दिए होंगे, जैसे डे ज़ीरो में कई सारी चीज़ें हो सकती हैं कि मतलब डे ज़ीरो मतलब अर्थ जिस दिन बनी थी, या डे ज़ीरो मतलब कि आपका कुछ ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिस दिन बना था, कुछ भी, मतलब ऐसे सारे ऑप्शन दिए हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो द कंसेप्ट या द टर्म डे ज़ीरो रेफर्स टू, सो अ डे ऑफ एक्सट्रीम बिल्कुल गलत, अ कंप्लीट डिप्लीशन बिल्कुल गलत, अ पॉइंट वेयर नॉर्मल टैप वाटर सप्लाई इज शट ऑफ बिल्कुल सही है ना। टेम्पररी ड्राउट या जो होता है उसको नहीं बोला जाता, कि टेम्पररी अगर सूखा पड़ गया किसी साल में तो उसको डे ज़ीरो नहीं बोला जाता। द कंसेप्ट ऑफ डे ज़ीरो गेंड ग्लोबल प्रोमिनेंस ड्यूरिंग द केप टाउन वाटर क्राइसिस, है ना। तो ये सिंपल सा ऑप्शन है, आपको पता होना चाहिए ना, केप टाउन वाटर क्राइसिस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर ऑफ अ डे ज़ीरो सिचुएशन। डे ज़ीरो सिचुएशन में क्या होगा, इंक्रीज इन हाउस होल्ड वाटर टैरिफ्स, नहीं, हाउस होल्ड सप्लाई तो वैसे ही बंद हो जाएगी, तो टैरिफ जैसा कुछ नहीं है कि मतलब ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब सप्लाई बंद हो जाएगी तो हाउस होल्ड की बात तो हो ही नहीं है। नॉर्मल सप्लाई विद प्रेशर कट्स, नहीं, सप्लाई नॉर्मल नहीं रहेगी। इंस्टेड वाटर रैशनिंग होगा, क्या होगा, वाटर रैशनिंग होगा, है ना। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर होंगे, पब्लिक कलेक्शन पॉइंट्स होंगे, जहाँ पे जाके आपको पानी इकट्ठा करना होगा, पर पर्सन के हिसाब से लिमिट होगी कि इतना पानी ले जा सकते हैं। ये आपको समझ आना चाहिए, राशन की तरह, है ना। नेक्स्ट इज डे ज़ीरो सिचुएशंस आर टिपिकली ट्रिगर्ड बाई, तो वन फेल्ड मानसून्स, नहीं, अगर एक बार मानसून फेलियर है उससे नहीं होता, शॉर्ट टर्म फ्लड से भी नहीं होता, वॉल्केनिक एक्टिविटी से भी नहीं होता, ये होगा लॉन्ग टर्म सिस्टमिक स्ट्रेसेस से, है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, यूएन एजेंसीज यूज द टर्म डे ज़ीरो टू डिस्क्राइब टेम्पररी सीजनल ड्रॉट्स, बिल्कुल गलत। टेम्पररी जैसा कुछ नहीं, रूरल ड्रिंकिंग वाटर, रूरल के लिए नहीं, अर्बन के लिए होता है। सिस्टमिक अर्बन वाटर कोलैप्स, है ना, बिल्कुल सही। एग्रीकल्चरल बिल्कुल गलत। तो ये लॉन्ग टर्म में अगर कुछ ऐसे फैक्टर हो, पुअर प्लानिंग हो, वाटर मिसयूज़ हो, है ना, साथ में आपका क्लाइमेट की वेरिएबिलिटी हो, इतने सारे फैक्टर्स आपका क्या एक साथ मिलके फिर अर्बन लेवल पे जब पानी बहुत कम हो जाता है किसी अर्बन एरिया में या किसी अर्बन रीजन में, तो उस वजह से आपका क्या होता है, ये टर्म यूज़ होती है डे ज़ीरो। डे ज़ीरो जैसी कंडीशन मतलब जहाँ पे बिल्कुल पानी की सप्लाई एकदम से बहुत कम हो चुकी है ना, डेंजरसली लो हो चुकी है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक इट, कमेंट ऑन इट, share it, and subscribe to my channel. It will just keep me motivated to make these videos for you guys on a daily basis. And I will see you all in the next video. Thank you once again.